हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, चलिए डिस्कस करते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की अगर बात करें तो द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, यानी कि जिस तरीके से पता किया गया कि मैटर के पास, द्रव्य के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है, यानी उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक वैसे ही विकिरण के पास भी पार्टिकल और वेव नेचर होता है। तो ये बात पता लगने के बाद क्या कहा गया, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था, उन्होंने 1927 में अनिश्चितता सिद्धांत दिया और उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ कर पाना आसान नहीं है, असंभव है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई लिखा जाता है, जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी होगा यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता, जिसको हम वेग में अनिश्चितता भी टर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू, अगर आप डेल्टा पी की बात करें, संवेग क्या होता है, एम डेल्टा वी होता है, तो हम इस तरीके से एम डेल्टा वी से लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जब आप संवेग में अनिश्चितता को एक्सप्लोर करके एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, फाइनली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई, और एम जो है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन मिल जाता है। तो ये होगा स्थिति में अनिश्चितता, ये होगा वेग में अनिश्चितता, ये प्लांक कांस्टेंट जो आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका वैल्यू होगा, और मास जो होगा वो, आप किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर थोड़े कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, चलिए। अथवा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी हमने यूज़ किया, तो हमने क्या कहा कि एच अपॉन 4 पाई से ग्रेटर और इक्वल होगा, इस तरीके से इसको इस तरीके से फाइनली लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ डेल्टा एक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता होगा, जबकि डेल्टा पी जो होगा वो संवेग में अनिश्चितता, जिसको हम वेग में अनिश्चितता भी टर्म कर सकते हैं। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ कर पाना असंभव है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसको समझें तो इस तरीके से समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति आपको ज्ञात हो गई है, दैट मीन्स कि आपने डेल्टा एक्स काफ़ी कम मिला है, और ऐसे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता जो हो जाएगी वो काफ़ी बड़ी होगी, यानी डेल्टा वी का वैल्यू आपको बहुत बड़ा मिलेगा। दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रॉन की वेग बिल्कुल सही मिल जाता है, यानी कि डेल्टा वी काफ़ी कम है, तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो होगी वो काफ़ी कह सकते हैं उसमें अनिश्चितता बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो होगा वो काफ़ी बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो पता नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रकार यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग पर हम कुछ भौतिक माप लें तो हमें इसके परिणाम जो हैं कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अनिश्चितता सिद्धांत को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत एक उदाहरण के साथ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मीटर के किसी अचिह्नित पैमाने से अगर कागज़ की किसी मोटाई को मापने के लिए आपसे कहा जाता है, आपको एक पेपर दिया गया और इस पेपर की थिकनेस को मापने के लिए आपको एक मीटर का चिन्ह, जिस पर कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई चिन्ह नहीं बनाए गए हैं, तो ऐसे में आपसे कहा जाए कि इससे मापिए, तो क्या आप एग्जैक्ट माप पाएंगे? नहीं माप पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि मीटर, क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि पेपर की जो मोटाई होगी वो मीटर में तो होगी नहीं कि इतनी मोटाई हो कि हम मीटर के बड़े पैमाने पर यूज़ कर लें या उसको इजीली माप पाएँ। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटे पैमाने यूज़ करने पड़ेंगे उसकी थिकनेस को मापने के लिए। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि इसके परिणाम, ये हमने एग्जाम्पल लिया, तो हमने कहा कि मीटर के किसी चिह्नित पैमाने से अगर किसी कागज़ की मोटाई को मापने के लिए आपसे कहा जाए और ऐसे में आप जितने भी परिणाम लाएंगे वो सही नहीं होंगे,
क्यों? कागज़ की मोटाई को सही सही मापने के लिए आपको कागज़ की मोटाई से कम इकाई वाले चिन्हित उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा आपने यूज़ किया ही नहीं है, तो आप क्या आएंगे वहाँ पर परिणाम बिल्कुल सही नहीं आएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को भी निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशांकन, मतलब जो उसमें पॉइंट्स होंगे या फिर हम कहेंगे जो उसमें चिन्ह बने होंगे वो इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो विमाएँ हैं वो इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रकों में होनी चाहिए। ठीक है, जो भी पैमाना आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति को मापने के लिए करेंगे उसकी विमाएँ इलेक्ट्रॉन की विमाओं को मापने के लिए क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी प्रयुक्त प्रकाश आप यूज़ करेंगे, मतलब जो लाइट आप यूज़ करेंगे उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए। लेकिन परंतु ऐसे प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा तो काफ़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ वेवलेंथ कम होती है यानी कि तरंग दैर्ध्य कम होगी, लैम्बडा कम होगा जहाँ, वहाँ तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि हमें पता है कि E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्बडा होता है, लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। सो हम क्या कहेंगे कि अगर लैम्बडा काफ़ी कम है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। एक बात आप ये याद रखिए। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर ऐसे प्रकाश का जो उच्च संवेग भी देखने को मिलता है। ये बात भी आपने पढ़ी है कहाँ से, दे ब्रोगली की इक्वेशन से। क्या पढ़ा था आपने? लैम्बडा पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा? लैम्बडा पढ़ा। और लैम्बडा क्या होता है? एच अपॉन पी लिखा था हमने, जिसको हम एच अपॉन एम वी लिखते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लैम्बडा है वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पी बड़ा होगा तो लैम्बडा छोटा होगा, और लैम्बडा छोटा है तो पी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप संवेग के साथ ये रिलेशन लैम्बडा का देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर लैम्बडा काफ़ी छोटा है तो वहाँ पर पी क्या होगा, यानी संवेग क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। सो ऐसे प्रकाश का उच्च संवेग देखने को मिलता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है, बिकॉज उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी फोटोन की। और ऐसे में क्या कर देगा वो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति पता करना चाह रहे हैं। इसके लिए इंट्रैक्शन तो करना पड़ेगा, और इसी इंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं संवेग भी बहुत बड़ा है, किसका? फोटोन का, लाइट फोटोन का, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट ये कहता है, निस्संदेह इस प्रक्रिया से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ज्ञात कर लेंगे, ठीक, स्थिति तो पता चल जाएगी, लेकिन टकराने के बाद हमें उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि एक चीज़ आप पता कर सकते हैं, अगर आपने स्थिति में सही पता कर लिया, स्थिति अगर सही पता कर ली है तो वेग में अनिश्चितता देखने को मिलेगी, और अगर वेग सही पता कर लिया तो स्थिति में अनिश्चितता देखने को मिलती है। सो यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व क्या है। देखिए यहाँ पर, अब अगर ध्यान से समझे इस चीज़ को कि अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व क्या है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है, यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्ट्रीज जो होती हैं उनके अस्तित्व का खंडन करता है। हम ट्रेजेक्ट्रीज पढ़ते हैं, अब ट्रेजेक्ट्रीज में होता क्या है, मतलब प्रक्षेप पथ या निश्चित मार्ग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु की बात कर लें, किसी पिंड की बात कर लें, अगर हमें इस पर लगने वाले सभी बलों के बारे में पता हो और साथ ही आगे ये किस वेग के साथ जाने वाला है, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अभी हमने पर्टिकुलर इस पर कोई वेलोसिटी लगाई होगी, इस पर जो फोर्स लगाया है कितने टाइप की इस पर फोर्स काम कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि आफ्टर ए टाइम जो है ये पिंड किस मार्ग पे होगा, किस स्थिति में होगा, कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होगा, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। ये ट्रेजेक्ट्रीज में होता है। ठीक है, तो आप ये पता कर सकते हैं ट्रेजेक्ट्रीज में। लेकिन अनिश्चितता सिद्धांत के आने के बाद कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्रीज वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं डिस्कार्ड हो जाता है। सो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग यानी प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्ट्रीज के अस्तित्व का खंडन कर देता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति और वेग से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की
पिंड की स्थिति के बारे में क्या क्या पता हो, अगर हमें उस पर लगने वाले बलों के बारे में पता हो तो हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। स्थिति एवं वेग तथा उस पर उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो हम ये बता सकते हैं कि बाद के किसी समय पर पिंड कहाँ पर होगा। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पिंड की स्थिति और वेग में उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण यानी कि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो ऐसे में ऐसे पिंड के लिए उसकी स्थिति और उसके वेग का निर्धारण कर पाना हमारे लिए असंभव है, संभव नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों के लिए है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किन पर लागू होता है? केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए लागू होता है, स्थूल पिंडों के लिए लागू नहीं होता है। यह प्रभाव स्थूल पिंडों के लिए अति न्यून होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि एक मिलीग्राम द्रव्यमान का पिंड आप लेते हैं जिसमें अनिश्चितता सिद्धांत अगर लागू करें तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लिखा जा रहा है। यहाँ पर एच आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लांक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, 4 पाई का वैल्यू 3.1416 होगा इनटू यहाँ पर मास आप देख सकते हैं जो कि 10⁻⁻6 दिया गया है। सो यहाँ पर अगर आप डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू असल में देखा जाए तो माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल ये वैल्यू बहुत नेगेटिव में है ना, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है। सो हम कह सकते हैं कि असल में बहुत छोटा वैल्यू होगा ये। सो आप देख सकते हैं यहाँ की प्राप्त डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स का मान जो है अत्यधिक कम होगा और नगण्य भी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े आकार के पिंडों के लिए विचार करते समय संबद्ध अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सो हमें इनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जैसे पिंडों की अगर बात कर लें, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म पिंडों की अगर बात कर लें तो काफ़ी हद तक ये सही भी होगा। ऐसी अनिश्चितताएं वास्तविक परिणाम की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो द्रव्यमान इसकी अगर अनिश्चितता की बात कर लें, चलो यहाँ पर देखते हैं। डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई प्लांक कॉन्स्टेंट वैल्यू ये आप रख सकते हैं। ठीक है, 4 पाई और इंटू यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने रखा। यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिला वो काफ़ी देख सकते हो कि बहुत बड़ा वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले डिस्कस किया उसके कंपेयर में कहीं ना कहीं बड़ा वैल्यू है। सो आप देख सकते हैं इसका अभिप्राय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यदि सही स्थिति अगर इतने पर आ रही है कि अनिश्चितता तक जानने के लिए, ध्यान से समझना, इसका अभिप्राय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10⁻⁻8 मीटर की अनिश्चितता तक जाने का प्रयास कोई करता है तो वेग में अनिश्चितता कितनी होगी। सिंपल सा है, आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इतना तो पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये आपको कितना मिला, यहाँ पर 10⁻⁻4 मिला। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो मिला इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻4 मिला। फिर आपसे बोला गया कि स्थिति में अनिश्चितता इतनी है, कितनी है, 10⁻⁻8। तो स्थिति में अनिश्चितता अगर 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻8 है, तो वेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, तो आप डेल्टा वी निकाल लीजिए। तो कितना होगा यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻⁻4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिया क्या गया है यहाँ पर, स्थिति में अनिश्चितता 10⁻⁻8 दिया गया है इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड में आप डाल दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 10⁻4 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वैल्यू है तो दूसरा बहुत छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्थिति और वेग में अनिश्चितता किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं ये हमने अभी डिस्कस किया है। सो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह अनिश्चितता इतनी अधिक है, ध्यान से सुनना, वेग में जो अनिश्चितता आपको मिली ना डेल्टा वी वो कितनी मिली, 10⁻4। ठीक है, और वो भी मीटर पर सेकंड में है। सो आप ये समझिए यह अनिश्चितता इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिर सम्मित जो अवधारणा है उसको अप्रमाणिक साबित कर सकते हैं। सो अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिक कथन से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, आपको प्रोबेबिलिटी की बात वहाँ पर करनी पड़ेगी।
प्रायिकता की बात करनी पड़ेगी, जो एक इलेक्ट्रॉन के दिए गए स्थान और संवेग पर रखता है। ऐसा ही परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि क्वांटम मतलब आप इलेक्ट्रॉन को एज ए क्वांटम मान सकते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ आया होगा। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 10⁻10 होता है मीटर, क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है, दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता कितनी होगी। ध्यान से देखो, एक सूक्ष्मदर्शी यूज होगा जो फोटोन का उपयोग कर रहा है, और ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी दूरी तक मापने की बात कही जा रही है, यानी कि स्थिति को मापने की बात कही गई है। तो 0.1 × 10⁻10 मीटर, ये क्या हो गया, स्थिति में अनिश्चितता हो गई। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, वेग में अंतर्निहित अनिश्चितता बतानी है, डेल्टा वी कितना होगा। तो आप निकाल लीजिए, बिकॉज आपको ये पता है, क्या पता है आपको, कि डेल्टा एक्स जो होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी जो होगा वो कितना होगा, h/4 पाई होता है। सो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर डेल्टा एक्स दिया गया है, डेल्टा वी आपसे पूछा गया है, ये वैल्यू आपको पता है। एम का जो वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रखिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका डेल्टा वी आ जाएगा आसानी से, बिकॉज एच का वैल्यू आपको पता है, 4πm पता है, और साथ ही डेल्टा एक्स जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये वैल्यूज़ आप जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एच का वैल्यू आपने रखा 4π, और यहाँ से ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स 0.1 × 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉन हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से सोल्व करने पर वेग में अनिश्चितता जो होगी वो देखिए आप कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और वहीं अगर आप स्थिति में अनिश्चितता देखेंगे तो काफ़ी छोटी है, बिकॉज 10⁻10 मीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर ये है, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया गया है, गति जो है वो 45 मीटर पर सेकंड है। यदि गति को अगर 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है, 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है, ठीक है, तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना करनी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या चाहिए कि डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल h/4πm होता है। हमें तो क्या चाहिए कि भाई स्थिति में अनिश्चितता पूछी गई है, डेल्टा एक्स पूछा गया है, लेकिन वेग में अनिश्चितता जो है एग्जैक्ट आपको नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया गया है। आपको ये कहा गया है कि जो गति दी गई है उसमें केवल 2% यथार्थता के अंदर ही मापा जा सकता है। तो 2% आप निकालिए, तो 2% जो निकालेंगे वो आप निकाल लीजिए कितना आएगा। तो डेल्टा जो वी आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 45 जो मीटर पर सेकंड दिया है, इसका 2% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 0.9। ठीक है, ये 0.5 हो गया। जब इससे डिवाइड करेंगे और इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.9। तो 0.9 मीटर पर सेकंड आपको वेग में अनिश्चितता मिली, और डेल्टा एक्स फिर वहाँ से आप फाइनली निकाल पाओगे। तो ये बात ध्यान रख लो कि h/4πm डेल्टा वी। तो यहाँ से ये चीज़ें वैल्यू आप रख दीजिए, बिकॉज मास आपको दिया गया है यहाँ पर 40 ग्राम, और डेल्टा जो वी है वो आपको मिल गया यहाँ से 0.9 मीटर पर सेकंड। सो फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा वी। ठीक है, अब डेल्टा एक्स आपको मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि बोर ने जो बातें कही है, यानी कि बोर की विफलताओं के कारण क्या रहे, बोर मॉडल की विफलता के कारण क्या रहे, सुन लीजिए इसको। तो बोर मॉडल की विफलता के कारण को डिस्कस कर लें कि बोर ने जो मॉडल दिया वो फाइनली किस तरीके से बाद में डिस्कार्ड होने लगा, तो उसका रीज़न क्या था, उसकी विफलता के कारण क्या रहे, तो देख लीजिए यहाँ पर। अब बोर मॉडल की विफलता के कारण को आप समझ सकते हैं। बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। मतलब बोर ने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक आवेशित कण है, और वो नाभिक के चारों ओर की निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया, कि उन्होंने ये बात ही डिस्कस नहीं करी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, वेव नेचर होता है, ऐसी बात ही नहीं करी गई। इस पद को पूरी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इस पद को पूरी तरीके से तभी परिभाषित कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को सही
जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हो। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो ऐसा संभव नहीं है कि दोनों चीज़ें हम एक साथ कर पाएँ। यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के भी विपरीत होगा। तो इतना तो समझ लो कि हाइजेनबर्ग ने जो कहा वो बातें कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन बोर मॉडल की विफलता के कारण क्या रहे उसमें हमने कहा कि सबसे पहले बात आती है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक आवेशित कण होता है और वो नाभिक के चारों ओर की निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन जब बोर ये बात कह रहा था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं करा। ठीक है, और साथ ही साथ जब बात आई हाइजेनबर्ग की तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई दोनों पार्टिकल मतलब पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा, और साथ ही साथ उनके पास क्या होता है ना कि आप दोनों चीज़ों एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते। ठीक है, स्थिति और वेग में अनिश्चितता होनी है। ठीक है, अगर आप स्थिति को सही तरीके से माप लेंगे तो वेग में अनिश्चितता मिलेगी, और अगर वेग को सही तरीके से माप लेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता मिलेगी। तो ये बात कहाँ से समझ आई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ आई। और बाद में फिर हुआ क्या, इस प्रकार की सहज कमजोरियों के कारण बोर मॉडल को फिर क्या हुआ कि अन्य परमाणु पर लागू नहीं किया जा सका। अतः परमाणु संरचना के बारे में ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिनसे प्राप्त परमाणु मॉडल द्रव्य के तरंग कण वाले दोहरे व्यवहार मतलब तरंग गुण और कण का जो गुण है किसी भी द्रव्य के अंदर वो दोहरे व्यवहार और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो, ऐसा क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बाद आया। अब बाद में क्या हुआ, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बहुत कुछ आइडिया दे देता है। देखो मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें होती कैसी हैं, मतलब आप थोड़ा सी एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप कुछ ऐसा एक एग्जांपल मान के चलिए, मान लो कि आप किसी का कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपने अज्यूम करा कि आपका दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा है और वो आपका इंतज़ार है वो आपके रूम पर कर रहा है। ठीक है, आप बाहर गए हुए थे और आपका दोस्त आपका इंतज़ार रूम पर कर रहा है, आप ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उसको कहा था कि रूम पर रुकना, मैं आऊँगा तो बातें करेंगे। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका दोस्त जो है वो रूम पर है। ठीक है, तो आप जब आए, बाहर से आए और आपने सोचा कि दोस्त अंदर होगा, तो आपने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सोचिए आपने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अचानक से क्या हुआ कि आपका दोस्त मान लो वहाँ बैठा था, जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला वो दोस्त वहाँ से गायब हो गया। मतलब ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ठीक ऐसा ही है कि किसी भी एटम के अंदर हम ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर प्लेस पे होगा, ये बताना आसान नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इतनी फास्टली मूव कर रहा है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हम बोल रहे हैं अभी यहाँ है तो जब बता रहे होंगे तब पता नहीं वो कहाँ पहुँच गया होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ना क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ऐसा ही नज़र आता है। तो थोड़ा आइडिया आपको मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वांटम मैकेनिक्स पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे और आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।